ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, मैं यहाँ इसलिए मौजूद हूँ कि अपनी आवाज़ आज के नौजवान हिंदुस्तान के साथ मिला सकें। हम उस नस्ल के हैं जिस नस्ल ने इमरजेंसी के वक्त में भी ये ख्वाब देखा था कि आगे आने वाला हिंदुस्तान में हर नौजवान के पास रोज़गार होगा, हर बच्चे के पास एक स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी होगी जहाँ वो पढ़ सके। लेकिन आज ये लगने लगा है कि वो सारे ख्वाब तोड़ने वाले सत्ता की गलियारों में मौजूद हैं और उन सारे ख्वाबों को नौजवानों के, आज के नौजवानों के चकनाचूर करने में लगे। अच्छा बोले। मुझे बेहद खुशी है इस बात की कि यंग इंडिया आज खड़ा हो रहा है ये कहने के लिए कि हम उन टुकड़ों को फिर से जमा करेंगे और उन ख्वाबों को फिर से सजोएंगे। हमला बहुत बड़ा है और हमला इसलिए बड़ा है कि आज वो लोग जिन्होंने ये ख्वाब उस वक्त भी नहीं देखे जब अंग्रेज यहाँ हमारे देश के ऊपर दमन कर रहे थे और वो भूलों में छुपे रहे, वो लोग आज इन ख्वाबों के खिलाफ खड़े हैं। दोस्तों, कुछ ऐसा लग रहा है 4 साल से मुझे कि जैसे हमारा देश एक केक हो और 16-17 साल के बच्चे शाखाओं से निकल के एक कमरे में पहुंच गए हों और उस केक को लूट रहे हों पूरी तरह से और जो ना खाया जा सके उसे बर्बाद करने में लगे। चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो हमारे दूसरे संस्थान हो और ख़ास तौर से हमारे साइंस के संस्थान जिनके ऊपर ये लगातार हमला हो रहा है और उनको तहस नहस किया जा रहा है। ये ख़तरा इतना बड़ा है मुल्क के लिए कि जो कुछ हमने 70 साल पहले वादे किए थे, जैसा मुल्क हमारे हाथ में अंग्रेज छोड़ के गए थे, वो पूरी तरह से तहस नहस हम एक देश था, उसका खून तक चूस लिया गया। और तब हमने ये फैसला लिया कि इस गरीब देश के अंदर हम एक एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे जो हर बच्चे को शिक्षा दे सके। हम साइंस और टेक्नोलॉजी के रास्ते के ऊपर आगे बढ़ेंगे। ये फैसला आसान फैसला नहीं था। ये फैसला इसलिए आसान नहीं था कि उस वक़्त की भूख आज की भूख से बड़ी भूख, उस वक्त की गरीबी आज की गरीबी से कहीं ज़्यादा बड़ी गरीबी। उसके बावजूद ये उस वक्त फैसला लिया हमारे देश ने कि हम शिक्षा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रास्ते के ऊपर आगे बढ़ेंगे। हम वो संस्थान बनाएंगे जो डेमोक्रेटिक हों, जो हर गरीब आदमी की, दबे कुचले आदमी की आवाज़ सुने, जिसकी आवाज़ को 200 साल तक, 300 साल तक दबाया गया। आज हमें क्या दिखाई दे रहा है? आज हमें यह दिखाई दे रहा है कि फांसीवादी ताकतें फांसीवादी सोच के साथ उन सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन फांसीवादी ताकतों को कभी भी एहसास नहीं होता कि देश का नौजवान डेवलपमेंट के ख्वाब में एक हाथ आगे होता है, एक कदम आगे होता है उन लोगों से जो उसकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। और आज यंग इंडिया जो 7 तारीख को सारे देश के नौजवानों को एकजुट कर रहा है, वो यही दिखा रहा है, वो यही बताना चाहता है मेरे ख्याल में कि हमें ये बर्दाश्त सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के सारे मुल्कों में हमें मालूम है कि नौजवान जब खड़ा होता है तो फिर वो बदलाव लाने के रास्ते के ऊपर उठता है। चाहे पेरिस को ले लें हम या दुनिया के किसी भी और मुल्क को ले लें या अपने स्वाधीनता संग्राम को ले लें, हमारा पहला जो एजिटेशन शुरू होता है, पहली जो ऑर्गेनाइजेशन नौजवानों की बनती है, वो साइंटिफिक और हिस्टोरिक अपना नाम रखती है, फेडरेशन, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ साइंटिफिक। और इन्हीं दोनों चीज़ों के ऊपर इस वक्त हम एक बार
साइंटिफिक रैशनैलिटी के ऊपर हमला है। जिग्नेश ने अभी उसके बारे में बात की। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई पागल आदमी शाखा में जाने वाला ये बात कहे कि हमारे देश में इंटरनेट था हजारों लाखों साल पहले, अगर कोई ये कहे कि सीता जी टेस्ट ट्यूब बेबी थी और ये प्रमाण है, तो हम उसे ल्यूनेटिक कह सकते हैं, पागल कह सकते हैं, बेवकूफ़ कह सकते हैं और एक तरफ रख सकते हैं। लेकिन जब दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का प्रधानमंत्री ये कहता है कि गणेश जी प्लास्टिक सर्जरी का एविडेंस है, तो हमें इसको सीरियसली लेना, हम इसको मजाक में नहीं डाल सकते, क्योंकि तब शुरू होता है हमला हमारे पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। ये सिग्नल है जो इस देश के प्रधानमंत्री ने गद्दी पर बैठने के 1 महीने बाद ही दे दिया। उन्होंने कहा था कि करंट एविडेंस है स्टेम सेल का, इसके बाद ना हिस्ट्री रहनी थी और ना साइंस रहनी, ना रैशनैलिटी रहनी, जो हम 4 साल में देख रहे हैं। ये खतरा बहुत बड़ा खतरा है। मैंने कहा 70 साल पहले जो हमने वादे किए थे अपने से, वी द पीपल ऑफ इंडिया के बाद, उनको आज हम उनकी फसलें काट रहे हैं। आज जो कुछ तहस नहस किया जाएगा, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे साइंस में हो, चाहे रैशनैलिटी के एरिया में हो, या साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर हमला हो सकता है कि उसको आप फौरन महसूस न करें, लेकिन उसकी मार बहुत गहरी और दूर तक होगी। हम 25 साल तक, अगले 30 साल तक उसको भुगतते रहेंगे। जिस तरह से संस्थानों के अंदर नौजवानों को लगातार उन टीम से निकाला गया है जो शोध कर रही थी, उसका इम्पैक्ट आगे आने वाले वक्तों में भयंकर होने जा रहा है हमारे मुल्क में। और मैं समझता हूँ कि ये जो एजिटेशन की शुरुआत है और सारे संगठनों को नौजवानों के इकट्ठा करके एक जगह लाने की शुरुआत है, इस शुरुआत में ही उम्मीद, और इस उम्मीद को आपकी जिम्मेदारी है, नौजवानों की जिम्मेदारी है कि वो इस उम्मीद को देश के लिए, अपने परिवारों के लिए और पूरी मानवता के लिए पूरा करें। मैं ये समझता हूँ कि अक्सर लोग कहा करते हैं आज की नस्लें बिगड़ गई, नौजवानों को कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, देश से लेना देना नहीं है। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। मैं ये समझता हूँ कि अगर नौजवान नस्लें पिछली नस्लों से बेहतर ना हो तो एवोल्यूशन रुक जाएगा। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमसे बेहतर हों, और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम आपको अपने से बेहतर बनाएं। अगर आप वो ख्वाब आगे बढ़ करके नहीं देखेंगे जो एक बेहतर भारत का ख्वाब हो, जिसमें एक भी फांसीवादी नरेंद्र मोदी इलेक्शन में खड़े होने की हिम्मत ना करे, जिसमें एक भी अमित शाह जो फांसीवादी सोच रखता हो वो इलेक्शंस में खड़े होने की हिम्मत भी ना करे, ऐसे भारत का निर्माण आपके हाथों में है। और मैं समझता हूँ कि लाल किले से एक तरफ अगर प्रधानमंत्री फांसीवादियों को रिप्रेजेंट करते हुए भाषण दे सकते हैं, तो कल 7 तारीख को हमारा नौजवान वहीं से उठेगा और एक बेहतर हिंदुस्तान की कल्पना को लेकर के संसद तक आएगा, और मैं आप जैसे नौजवानों के साथ ज़रूर मौजूद हूँ। ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।